हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम मित्तल स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनसाइट्स में। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि डेप्रीसिएशन का जो अमाउंट है वो रिकॉर्ड किस तरह से करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेथड यदि हम फॉलो करते हैं। तो आज डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम कोई एसेट बेचते हैं तो बेचते वक्त या फिर पूरे डेप्रीसिएशन चैप्टर में हम किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें। लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी सभी स्टूडेंट से अपील रहेगी, अकाउंटिंग पर और नॉलेज गेन करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनसाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, मैंने अभी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग के दौरान कौन कौन सी बातें याद रखें। सबसे पहली बेसिक इंफॉर्मेशन जो है, बेसिक पॉइंट है कि हमें डेट ऑफ परचेज, किस दिन एसेट खरीद रहे हैं, जिस दिन हमने एसेट परचेज की है वो डेट जरूरी क्यों है याद रखना। क्योंकि फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट गलती मेनली क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन पूरे 12 महीने का कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने सबसे पहले वाले इलस्ट्रेशन में 1 जून को एसेट परचेज की थी, मैंने मशीन खरीदी थी 1 जून को, तो मुझे डेप्रीसिएशन उस साल फॉलो करना था केवल 10 महीने का। स्टूडेंट जल्दबाजी में पूरे 12 महीने का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर देते हैं फर्स्ट ईयर में। तो पहले याद रखना है डेट ऑफ परचेज ऑफ द एसेट। ये सारी बातें मैं आज की ही क्लास में डिस्कस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज ही हम डिस्कस करने वाले हैं जब एसेट बेचते हैं तब सेल ऑफ द एसेट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे होगा। स्टूडेंट की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा दिक्कतें इसी ट्रांजैक्शन के अंदर आती है, इसीलिए मैंने ये पॉइंट आज डिस्कशन के लिए रखा है। दूसरा, जरूरी है ये पता रखना कि एंटिटी कौन सा ईयर फॉलो कर रही है, कैलेंडर या फिर अकाउंटिंग। मेनली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग ईयर फॉलो करती है, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में आ जाता है कि एंटिटी फॉलो करती है कैलेंडर ईयर। तो याद रखें कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर को एंड होता है। इसे इफेक्ट क्या पड़ेगा, सपोज हमने 1 जून को एसेट परचेज की है, जल्दीबाजी में मैंने ध्यान नहीं रखा, मैंने सोचा 31 मार्च को खाते बंद होते होंगे, तो मैंने फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन निकाल दिया 10 महीने का। यदि एंटिटी कैलेंडर ईयर फॉलो करती है तो डेप्रीसिएशन केवल कैलकुलेट करना था जून से दिसंबर तक। तो सबसे जरूरी बात, कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है या फिर अकाउंटिंग ईयर, ये पता करना जरूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेथड ऑफ कैलकुलेशन। किसकी कैलकुलेशन, डेप्रीसिएशन के अमाउंट की कैलकुलेशन। कि हम डेप्रीसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट एसएलएम मेथड से कर रहे हैं या फिर डब्ल्यूडीबी मेथड से कर रहे हैं। इन दोनों के बारे में हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं और जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास में डिस्कस किया था उसकी लिंक भी मैं इस वीडियो में डाल रहा हूं। नंबर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मेथड मैंने थर्ड में अडॉप्ट किया है, किसका, डेप्रीसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करने का, उस अमाउंट को रिकॉर्ड कैसे करेंगे। रिकॉर्ड करने की भी 2 ही मेथड है। यदि मैं जो डेप्रीसिएशन का अमाउंट है डायरेक्टली चार्ज करता हूं एसेट अकाउंट में, मतलब एंट्री पास करता हूं डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, मेथड नंबर 2। जब मैं डेप्रीसिएशन को चार्ज करता हूं थ्रू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, तो दोनों में एंट्री अलग अलग तरीके से होती है। मैंने डिफरेंस भी बताया था कि फर्स्ट वाले मेथड में जब डायरेक्ट एसेट में चार्ज कर रहे हैं तो एसेट की वैल्यू हर साल रिड्यूस होती हुई जाएगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन वाले में डेप्रीसिएशन का जो अमाउंट है वो हर साल एक्यूमुलेट होता जाएगा। सर इसका इफेक्ट अभी हमने डिस्कस नहीं किया। इफेक्ट आएगा तब जब पर्टिकुलर एसेट को सेल करेंगे। अभी तक मैंने कोई भी ऐसा क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया जहां पर मैंने एसेट बेची हो। तो 4th इंपोर्टेंट पॉइंट, जो हम एसेट का डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हैं डायरेक्ट एसेट में चार्ज करते हैं या फिर प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, ये बात याद रखना जरूरी है। और नंबर 5th इंपोर्टेंट पॉइंट है, एसेट बेच कब रहे हैं, बेचने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एसेट पर डेप्रीसिएशन 2 ईयर्स के अलावा 2 ईयर्स के अलावा बाकी हर साल 12 महीने का लगता है। हमें 2 साल थोड़े सावधानी से चलना पड़ेगा। नंबर 1, जब हम एसेट खरीद रहे हैं उस साल में हो सकता है एंटिटी फॉलो कर रही है अकाउंटिंग ईयर। हमने एसेट खरीदी है 1 दिसंबर को, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च केवल 4 महीने का डेप्रीसिएशन लगाना है। अब बेचने की बात करें, एंटिटी ने जो एसेट खरीदी थी वो इस साल 31 मई को ही बेच दी, तो मैं फॉलो कर रहा हूं अकाउंटिंग ईयर, तो इस साल मुझे अप्रैल और मई केवल 2 महीने का डेप्रीसिएशन और लगाना है।
डेप्रीसिएशन हमेशा चार्ज होता है फ्रॉम द डेट ऑफ रेडी टू यूज अप टू द डेट ऑफ सेल। कंपनीज एक्ट कहता है कि हम डेप्रीसिएशन केवल उस दिन तक चार्ज करेंगे जिस दिन तक एसेट हमने बिजनेस में यूज की है। डेप्रीसिएशन विल चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ, अपनी मेनली बुक्स में तो हम डेट ऑफ परचेज से डेप्रीसिएशन लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जिस दिन हमने एसेट खरीदी है। लगता किस दिन से है वो अलग बात है, लेकिन अपनी बुक्स में 11th में 12th में जब हमें डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन मिलता है, हम फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज से डेप्रीसिएशन लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो डेट ऑफ परचेज से डेप्रीसिएशन लगाएंगे, कब तक लगाना है? जिस दिन एसेट बेचेंगे उस दिन तक। तो याद रखें, जिस साल में एसेट बेची है उस साल जितने महीने एसेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने यूज किए या फिर ऑर्गेनाइजेशन ने यूज किए तब तक का डेप्रीसिएशन लगेगा। तो ये 5 इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखने। अब मेन बात करें अकाउंटिंग प्रोसीजर। अकाउंटिंग प्रोसीजर, यदि एंटिटी फॉलो करती है डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करने के लिए डायरेक्टली चार्ज टू दी एसेट अकाउंट, यदि एंटिटी फॉलो कर रही है डेप्रीसिएशन चार्ज करती है सीधे एसेट अकाउंट में, तो हर साल एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही होगी। इसका मतलब जिस साल में एसेट बेच रहा हूं, इससे पिछले ईयर में डेप्रीसिएशन, पिछले ईयर तक डेप्रीसिएशन हर साल चार्ज कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर यदि फॉलो करती है एंटिटी अकाउंटिंग ईयर, तो लास्ट ईयर की 31 मार्च तक एसेट अपनी क्लोजिंग WDV या फिर डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद वाली वैल्यू पर रिफ्लेक्ट हो रही होगी। एसेट बैलेंस शीट के अंदर जिस दिन से मैंने एसेट परचेज की है और अप टू दी 31 मार्च ऑफ द लास्ट ईयर, लास्ट ईयर कौन सा? जिस साल एसेट बेच रहे हैं उससे जस्ट पिछली जो 31 मार्च निकली है उस दिन तक का डेप्रीसिएशन मैंने माइनस कर दिया होगा एसेट की वैल्यू में से। मैं क्या कर रहा हूं, अभी एक एक इंडिविजुअल मेथड को कंपेयर कर रहा हूं। अभी मैं केवल चल रहा हूं जब मैंने डेप्रीसिएशन लगाया है उस पर्टिकुलर एसेट अकाउंट में ही। वापस रिपीट करता हूं, मैंने जिस साल एसेट बेची है उससे पिछले जो 31 मार्च निकली है उस दिन एसेट मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मेरी बैलेंस शीट में कॉस्ट में से आज तक मतलब 31 मार्च तक का डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद वाली वैल्यू पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। अब मुझे जिस साल एसेट बेची है उतने टाइम पीरियड का 31 मार्च के बाद से लेकर जिस दिन एसेट बेची है उस दिन तक का डेप्रीसिएशन और चार्ज करना पड़ेगा। तो उस साल डेप्रीसिएशन चार्ज करने की एंट्री सेम वही रहेगी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। ये हम बात कर रहे हैं जिस साल हम एसेट बेच रहे हैं उस साल अकाउंटिंग कैसे होगी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। ये एंट्री किस दिन पास होगी? ये एंट्री पास होगी जिस दिन हम एसेट बेच रहे हैं उस दिन या उससे पिछले दिन। अमाउंट उस हिसाब से आएगा। हो सकता है 31 मार्च को खाते बंद हुए, मैंने जस्ट अगले दिन 1 अप्रैल को ही एसेट बेच दिए, तो डेप्रीसिएशन की एंट्री वापस पास नहीं होगी। लेकिन यदि मैंने 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद, 2 महीने के बाद बेची है, तो पहले मुझे एंट्री पास करनी पड़ेगी डेप्रीसिएशन चार्ज करने की। मैंने एंट्री पास कर दी। अब मुझे कंपेयर करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन की जो बुक वैल्यू है, मैंने वर्ड यूज किया है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब 31 मार्च जो रिसेंटली निकल के गई है, जो 31 मार्च निकल के गया है उस दिन एसेट की वैल्यू बैलेंस शीट में कितने वैल्यू पे आ रही थी, माइनस मैंने इस साल कितने दिन या फिर कितने महीने एसेट और यूज किए। वापस रिपीट, जो पिछला 31 मार्च निकल के गया है उस दिन एसेट की वैल्यू क्या है मेरी बैलेंस शीट में, बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च इन बैलेंस शीट। हम कौन सी वाली बुक वैल्यू ले रहे हैं, याद रखें मैं मेथड फॉलो कर रहा हूं कि एसेट में ही चार्ज कर रहे हैं डेप्रीसिएशन अकाउंट को, डेप्रीसिएशन के अमाउंट को, और एंटिटी फॉलो कर रही है अकाउंटिंग ईयर। यदि एंटिटी कैलेंडर ईयर फॉलो करती है तो यहां पर आ जाएगा बुक वैल्यू, जो पिछली बैलेंस शीट बनी होगी आखिरी बार बैलेंस शीट बनी होगी 31 दिसंबर को,
तो 31 दिसंबर को बुक वैल्यू क्या थी, उसमें से माइनस करेंगे ये वाला डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन अप टू दी डेट ऑफ सेल, अप टू दी डेट ऑफ सेल फ्रॉम दी 31 मार्च। डेप्रीसिएशन कौन सा माइनस करना है, बेचने वाले दिन तक, और किस दिन से कैलकुलेट करना है, जब तक एंटिटी ने आखिरी बार डेप्रीसिएशन चार्ज किया था। सिंपल भाषा में एग्जांपल के साथ बात करूं, सपोज एंटिटी जो मशीन है, इसके पास एक मशीन है, ये मशीन बेच रही है 1 अप्रैल 2021 को, अभी पूरा एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। 1 अप्रैल 2021 को मशीन बेच रही है, फॉलो कर रहे हैं अकाउंटिंग ईयर, तो आखिरी बार 31 मार्च 2021 को बैलेंस शीट बनी होगी। तो 31 मार्च 2021 को बैलेंस शीट में जो भी एसेट की मशीन की वैल्यू आ रही होगी, उस वैल्यू में से माइनस करेंगे इस साल का डेप्रीसिएशन। इस साल मैंने कितने महीने मशीन यूज की, अप्रैल, और केवल अप्रैल ही, कुछ लोग मई को भी इंक्लूड कर देते हैं। तो छोटी छोटी बातें हमेशा याद रखें, मैंने 1 मई को ही बेच दी है, तो केवल 1 महीना ही मैंने एसेट यूज की, तो 1 महीने का डेप्रीसिएशन माइनस करूंगा, डेप्रीसिएशन फ्रॉम 31 मार्च ऑफ द लास्ट ईयर अप टू द डेट ऑफ सेल। तो डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद ये आ जाएगी बुक वैल्यू ऑन दी डेट ऑफ सेल, ये आ गई मेरी सेल वाले दिन की वैल्यू। अब मुझे इस वैल्यू को कंपेयर करना पड़ेगा एसेट की सेल्स वैल्यू के साथ। यहां पर एक जर्नल एंट्री का छोटा सा पॉइंट आता है कि एक एंटिटी यदि गुड्स बेचती है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, एक एंटिटी 2 तरह के आइटम्स में डील करती है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 तरह के आइटम को बेचता है, एक तो जिसमें वो रेगुलरली डील कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यदि रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है तो डेली कपड़ा खरीद रहे हैं, डेली कपड़ा बेच रहे हैं, तो एक हम रेडीमेड गारमेंट्स में ही डील कर रहे हैं। दूसरा काम कपड़े बेचने का, लेकिन हमने अपना कोई फर्नीचर पुराना वो बेच दिया, मतलब अपनी एसेट बेच दी। तो जर्नल एंट्री का यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि यदि हम गुड्स बेचते हैं, गुड्स मींस जिसमें हम नॉर्मली डील करते हैं, उसका प्रॉफिट हमें सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि गुड्स वाले प्रॉफिट को, जो हमने माल बेचा है उसका जो भी प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है, वो हम सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं। वो किस अकाउंट के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, वो कहलाता है ट्रेडिंग इन P&L अकाउंट। यदि कोई कंपनी है, बिल्कुल सही, कंपनी में स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट के थ्रू हम प्रॉफिट निकालेंगे। लेकिन यदि गुड्स के अलावा हम कोई एबनॉर्मल आइटम बेच देते हैं, मतलब हमने कोई अपनी एसेट बेच दी, तो एसेट का प्रॉफिट हमें सेपरेटली जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एसेट का प्रॉफिट मुझे अलग से जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैसे रिकॉर्ड करें वो भी देखें। मैंने अब एसेट बेच दी, 3 ही कंडीशन पॉसिबल है, या तो एसेट बेचने में घाटा हुआ होगा, या एसेट बेचने में फायदा हुआ होगा, या एसेट बेचने पर ना घाटा ना फायदा। केस नंबर 1 इज व्हेन एसेट इज सोल्ड ऑन प्रॉफिट, केस नंबर 2 इज व्हेन एसेट इज सोल्ड ऑन लॉस, केस नंबर 3 व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अब देखें जर्नल एंट्री कैसे पास होगी। मैं विशेष जो फोकस है मेरा, मेन जो मेरा फोकस रहता है वो रहता है केवल जर्नल एंट्री पे। एक बार जर्नल एंट्री सीख ली, फिर तो लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट काफी आसान है। जर्नल एंट्री एसेट बेचने की, अब एसेट बेचेंगे, कैश में बेची तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी मुझे कैश रिसीव हुआ है टू उस पर्टिकुलर एसेट का नाम जो मैंने एसेट बेची है, यहां पर आएगी ये वाली वैल्यू, डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद वाली वैल्यू। बैंक में आएगा जो भी हमें पैसा रिसीव हुआ है, मनी रिसीव्ड, और कंसीडरेशन, हो सकता है हमने पुरानी एसेट देकर नई एसेट ली हो, तो मे बी यदि मैं अभी मान रहा हूं कि मैंने पैसा रिसीव किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट मनी रिसीव्ड से टू एसेट अकाउंट, जितने की एसेट की वैल्यू रह गई थी। यदि फायदा होता है, फायदा मींस व्हेन सेलिंग प्राइस ऑफ द एसेट इज मोर देन द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द एसेट, व्हेन सेलिंग प्राइस ज्यादा है एसेट की इस वाली वैल्यू, तो मतलब प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं,
तो वो कहलाएगा टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, बैलेंसिंग फिगर, जो भी रिमेनिंग बैलेंस आएगा। यदि लॉस होता है तो लॉस मींस यदि वैल्यू बुक्स में ज्यादा आ रही है, बेची कम में, तो यहां पर मुझे लॉस डेबिट करना पड़ेगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। यदि मैंने जितने की वैल्यू उतने में ही बेची है तो फिर ना गेन होगा ना लॉस, तो सीधा एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ये बात क्लियर है। ये मैंने अभी केवल एसेट बेचने की एंट्री पास की है, प्रॉफिट रिकॉर्ड करने की एंट्री पास की है। अब यहां से मैं लेजर पोस्टिंग किस तरह से करूंगा? अब देखिए, लेजर पोस्टिंग के रूल्स कहते हैं हर एक सिंपल एंट्री में, हर एक सिंपल एंट्री मींस दैट टाइप ऑफ जर्नल एंट्री इन विच वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड वन अकाउंट इज क्रेडिटेड, दैट इज नोन एज सिंपल एंट्री। कंपाउंड एंट्री, that entry in which there are more than one account on one side and only one account on the another side, that is known as compound entry। तो हर एक सिंपल एंट्री से दो अकाउंट, कंपाउंड एंट्री से दो से ज्यादा अकाउंट लेजर के हमें ओपन करने पड़ेंगे। दूसरा लेजर का रूल कि जो अकाउंट डेबिट है उसमें पोस्ट करेंगे क्रेडिट वाले को, वो भी अपोजिट साइड में। हाँ, मैं अभी एक काम करूंगा, लेजर वाले के लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर आप पिछली क्लास में ही कह रहे थे कि अपलोड करेंगे लेजर पोस्टिंग के लिए सेपरेट वीडियो, बिल्कुल करूंगा मैं। इसीलिए लेजर पोस्टिंग की बात अब वापस यहां नहीं कर रहे, बस एक बात कॉमन वाली मैं करता हूं। लेजर पोस्टिंग का रूल जो कहता है कि हर एक अकाउंट में उसके सामने वाले अकाउंट, अपोजिट वाले अकाउंट की पोस्टिंग होगी। तो मुझे बैंक अकाउंट एक ओपन करना पड़ेगा, एक गेन ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, एक एसेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। एसेट अकाउंट में पोस्ट करूंगा बाई बैंक किस अमाउंट से। अब मुझे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें लेजर के रूल्स नहीं आते, मैं आपको बताऊं क्लियर, तो इसलिए बार बार लेजर के रूल्स पे जाता हूं। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि लेजर की जो वीडियो मैं अलग से बनाऊं ताकि समझ में अच्छा आए। मुझे तीन अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे, बैंक अकाउंट, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट और एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट में पोस्ट करूंगा बाई बैंक, और किस अमाउंट से, यहां पे जो अमाउंट आएगा वो। बैंक अकाउंट में पोस्ट करूंगा ये दोनों अकाउंट, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट में पोस्ट करूंगा केवल और केवल बाई बैंक अकाउंट। ये बात समझ में और आएगी जब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करें बेसिक, जिसमें हम केवल सेल का ट्रांजैक्शन ही कंसीडर करेंगे और केवल एक ही एसेट कंसीडर करेंगे। अभी बहुत सारी बातें जो समझना जरूरी है कि जब एक से ज्यादा एसेट होंगी एंटिटी के पास, या फिर एक ही एसेट है उसके छोटे छोटे पार्ट्स एंटिटी कुछ समय के बाद बेचती रहती है, तब अकाउंटिंग कैसे होगी, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी एक बेसिक एग्जांपल डिस्कस करें जिसमें हमने आज जो बातें डिस्कस की हैं वो सारी कवर हो जाए। देखिए, अभी तक जो बात डिस्कस की है, सिंपल एक क्वेश्चन में सारी बात अपन अप्लाई करें। क्वेश्चन मैंने सेम अभी तक वही रखा है जो हमने सेकंड या फिर थर्ड क्लास में जो क्वेश्चन डिस्कस किया था, हम उसी पर चल रहे हैं अभी। वापस मिस्टर राम ने एक मशीन खरीदी है, अमाउंट 1,90,000 है, इस बार खरीदी है 1 जुलाई 2020 को। मशीन खरीदी गई है 1 जुलाई 2020 को। इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड किए सेम उसी दिन 10,000 रुपए के। आगे ऑन 1 अक्टूबर 2021 साल 2021-22 में 1 अक्टूबर को एक मशीनरी और खरीदी गई है, वो भी 1.5 लाख रुपए की। मतलब अब मिस्टर राम की फैक्ट्री में 2 मशीन हो चुकी हैं। वापस 1 जनवरी 2023 को मिस्टर राम ने मशीन बेच दी है 85,000 में। कौन सी मशीन? जो मशीन खरीदी गई थी 1 जुलाई 2020 को। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीन अकाउंट। इस बार मैं केवल मशीन अकाउंट ही प्रिपेयर करने वाला हूं। तो इस बार आपका होमवर्क रहेगा, मशीन अकाउंट मैं बना रहा हूं, जर्नल एंट्री मैं कर रहा हूं, लेजर पोस्टिंग मैं करने वाला हूं। आपको इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन बनानी है। मशीन अकाउंट बनाना है मुझे 31 मार्च 2024 तक का। यह मानते हुए मेथड स्ट्रेट लाइन है, डेप्रिसिएशन की रेट 10% है। मैं सबसे पहले इतनी सारी डेट्स हैं मुझे याद नहीं रहेंगी, तो सर कोई इजी सा मेथड क्या है? इजी मेथड देखें,
इन सभी बातों को रिकॉर्ड करने के लिए इजी मेथड लाया हूं मैं। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट है 1 जुलाई 2020 को। सबसे पहले 1 जुलाई 2020 पहली मशीन, मैं इस मशीन को नाम दे रहा हूं मशीन ए। मैंने इसे नाम दिया है मशीन ए। ये खरीदी गई है 2 लाख रुपए की। मशीन ए खरीदी गई है 2 लाख रुपए की। कौन सा ईयर फॉलो कर रहे हैं, कैसे पता लगाएं? हमें मशीन अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2024 को, मतलब साल बंद होता है मार्च में, तो मतलब फॉलो करती है एंटिटी अकाउंटिंग ईयर। तो ये साल बंद होगा 31 मार्च। कुछ लोग 2020 कह रहे हैं, 31 मार्च 2021 को। 2021 को पहला साल बंद होगा। मेथड स्ट्रेट लाइन है, रेट 10% है, तो 2 लाख रुपए पे 10% डेप्रीसिएशन 20,000। मेरा पहला इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, डेट ऑफ परचेज कब है? 1 जुलाई। इस साल मतलब 2020-21 में मशीन कितने महीने यूज हुई है? केवल 9 महीने। तो 20,000 रुपए डेप्रीसिएशन 1 साल का है, 12 महीने का है, तो 9 महीने का डेप्रीसिएशन कितना आएगा? वो आएगा 15,000। तो मशीन ए का डेप्रीसिएशन ये आएगा 15,000 31 मार्च 2021 को। इसके बाद जो नेक्स्ट ईयर है वो मेरा क्लोज होगा 31 मार्च 2022 को। क्या 31 मार्च 2022 से पहले कोई ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल है, 1 अक्टूबर 2021 को। मतलब 2021-22 में मैंने 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर कहां आएगी? कहीं इस जगह लिख लेता हूं मैं, 1 अक्टूबर को मैं दूसरी मशीन को नाम दे रहा हूं मशीन बी। कितने की खरीदी है? 1.5 लाख रुपए की। मशीन बी खरीदी गई है 1.5 लाख रुपए की। अब अपने पास 2 मशीन हो चुकी हैं, मशीन ए और मशीन बी। इस साल 31 मार्च 2022 तक और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। तो अब मैं लगाऊंगा डेप्रीसिएशन। सावधानी से चलें। पहली मशीन ए पर, मशीन ए इस बार मैंने पूरे 12 महीने यूज किए, तो इस पर डेप्रीसिएशन पूरे साल का। मशीन बी मैंने यूज किए इस बार केवल 6 महीने, अक्टूबर से लेकर मार्च तक मैंने खरीदी इसी साल है। तो 1.5 लाख पे 10% 15,000, 6 महीने का, बिल्कुल सही, 7,500 रुपए का डेप्रीसिएशन। 6 मंथ्स का आ गया 7,500 का डेप्रीसिएशन। और आगे चलें, तीसरा साल बंद होगा 31 मार्च 2023 को। क्या इससे पहले कोई ट्रांजैक्शन है? एक बार मैं चेक कर लूं, मैंने मशीन बेची कब है? मशीन बेची गई है 1 जनवरी 2023 को। मैंने 1 जनवरी 2023, तो मतलब इसी साल डेट आएगी ये 1 जनवरी 2023। मैंने कौन सी मशीन बेची है? मैंने मशीन बेची है 1 जुलाई 2020 वाली। तो मतलब मैंने पहली मशीन ए बेची है आज। तो सबसे पहले मुझे मशीन ए पर डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा। कितना डेप्रीसिएशन लगाएंगे? वही आखिरी बार, लास्ट टाइम जिस दिन डेप्रीसिएशन लगाया था उसके आगे कैलकुलेट कर लो कितने महीने हो रहे हैं। ये बात याद रखनी है मेनली WDV वाले में। एसएल में तो इस साल केवल हमने जनवरी दिसंबर तक, मार्च से लेकर दिसंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, हमने केवल 9 महीने मशीन यूज की है। तो मशीन ए का डेप्रीसिएशन वो लगेगा 15,000। लगे हाथ मैं दूसरी वाली एसेट पर भी डेप्रीसिएशन चार्ज कर दूं? नहीं, मशीन पर डेप्रीसिएशन चार्ज होगा यदि मशीन नहीं बिकी है तो साल के आखिरी दिन। तो मशीन बी पर 31 मार्च को डेप्रीसिएशन लगाया जाएगा। मशीन ए पर 1 जनवरी को ही डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन हमने मशीन बेच दी है। अब मैं कंपेयर करूं मशीन की सबसे पहले बुक वैल्यू को सेल्स वैल्यू के साथ। मैंने मशीन ए कितने में बेची है? वो मैंने बेची है 85,000 में। मशीन ए की बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू मतलब
मशीन जिस रेट पे खरीदी थी, मैंने यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाई है, अगर बनाता तो मैं 31 मार्च 2022 को मशीन की वैल्यू देखता कितनी आ रही है, माइनस कर देता 15,000 रुपए, लेकिन मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए ही नहीं है। तो अल्टीमेट में स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा, 2 लाख में से पहले माइनस करेंगे 15,000 का डेप्रिसिएशन, 1,85,000, 20,000 का डेप्रिसिएशन, 1,65,000, वापस 15,000 का डेप्रिसिएशन, 1.5 लाख। जिस मशीन को बेचा है उसका ही डेप्रिसिएशन हमें उस पर्टिकुलर मशीन से सेट ऑफ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप लोग कहें 15 और 27,500 और 15, ऐसा नहीं। मशीन ए मैंने बेची तो उसी का डेप्रिसिएशन में कंपेयर करूंगा, तो डेप्रिसिएशन लग गया 15 दूनी 30 और 20 50, 2 लाख की मशीन पर डेप्रिसिएशन लग चुका है 50,000 का, तो मतलब आज वैल्यू रह गई है 1.5 लाख रुपए की। कितना लॉस? यदि 1.5 लाख के आइटम को 85,000 में बेचेंगे तो ये लॉस हो गया 65,000 का। मशीन ए खत्म हो चुकी है, मशीन बी का वापस मुझे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। अब कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? मशीन बी इस साल मैंने पूरे 12 महीने यूज किए, तो इस बार मशीन बी का डेप्रिसिएशन पूरा लगेगा 15,000। अगले साल हमें अकाउंटिंग करनी है 31 मार्च 24 तक, तो 31 मार्च 24 तक कोई भी और दूसरा ट्रांजेक्शन नहीं है, तो वापस लगा देंगे डेप्रिसिएशन, और वो भी 15,000 रुपए। अब मैं जर्नल एंट्री बोलता चलूंगा, लेजर पोस्टिंग मतलब मशीन अकाउंट में बनाता हुआ जा रहा हूं मैं। जर्नल एंट्री स्पेस कम है, इसीलिए मैं जर्नल एंट्री सेपरेटली पास नहीं करूंगा, केवल एक एंट्री पास करूंगा जिसका मुझे स्पेशल एस्पेक्ट या फिर स्पेशल उसका प्रेजेंटेशन किस तरह से होगा, वो करते क्यों है प्रेजेंटेशन, हम लेजर पोस्टिंग के रूल्स के अगेंस्ट क्यों जाते हैं, वो भी बताऊंगा। देखिए मैं केवल बना रहा हूं मशीन अकाउंट, केवल और केवल मशीन अकाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले मैंने मशीन अब मुझे ये मैंने प्रेजेंटेशन क्यों तैयार की है, मुझे अब ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मुझे दिख रहा है 1 जुलाई को मशीन खरीदी है ए, तो 1 जुलाई 2020 को मशीन खरीदने की एंट्री, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऑल दी एक्सपेंस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ द मशीन will be added to the cost of the machine. It means the cost will be 2 lakh. साल के आखिर में डेप्रिसिएशन लगाना है, मेथड मान रहा हूं डेप्रिसिएशन सीधे एसेट अकाउंट में चार्ज करते हैं, तो साल के आखिरी दिन 2021 31 मार्च बाई डेप्रिसिएशन बाई डेप्रिसिएशन 15,000, मशीन की क्लोजिंग वैल्यू बाई बैलेंस कैरिड डाउन वैल्यू 1,85,000, टोटल 2 लाख। ये चलिए मैं स्पेस बचाने के चक्कर में टोटल नहीं लगाया, मैं लगा देता हूं टोटल 2 लाख। अब वापस डेप्रिसिएशन अकाउंट में आप लोग पोस्टिंग करें, डेप्रिसिएशन की एंट्री मैंने पास की है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में 31 मार्च 2021 को वो आ जाएगा टू मशीन, फिर सेम डेट को डेप्रिसिएशन का अमाउंट राइट ऑफ करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जर्नल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। मशीन अकाउंट कैपिटल नेचर का अकाउंट है, वापस ओपन करेंगे किस डेट को, 2021 1 अप्रैल, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस 1,85,000, 1,85,000। इस साल मैंने एक मशीन और खरीदी है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर ब्रैकेट में ए, डेप्रिसिएशन भी ए मशीन का है, बैलेंस कैरी डाउन है ए मशीन का, मैंने अब डिनोट कर दिया है ये बैलेंस किस मशीन के चल रहे हैं, ये बैलेंस आ गया ए मशीन का। अब मैंने इसी साल 1 अक्टूबर को
एक मशीनरी और खरीद ली है टू बैंक, कितने की खरीदी है? मशीन बी खरीदी है 1.5 लाख रुपए की, मशीन बी मैंने खरीद ली है 1.5 लाख रुपए की। मशीन बी खरीदने के बाद साल के आखिर में डेप्रिसिएशन, मशीन बी खरीदने की एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, साल के आखिर में डेप्रिसिएशन 31 मार्च को बाई डेप्रिसिएशन। अब मैं दोनों मशीन का अलग अलग डेप्रिसिएशन प्रेजेंट करूंगा। मशीन ए का डेप्रिसिएशन 31 मार्च 22 को 20,000, मशीन बी का डेप्रिसिएशन 7,500। कुछ लोगों की शिकायत है कि सर आप पढ़ते समय मुस्कुराते क्यों नहीं है? मुस्कुराएंगे, बहुत जल्दी मुस्कुराएंगे। ये आ गया 27,500 डेप्रिसिएशन का अमाउंट। अब साल के आखिर में मुझे वापस अकाउंट बंद करना पड़ेगा। जिन लोगों ने डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन किया है, डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, मशीन ए का 20,000, मशीन बी का 7,500, टोटल डेप्रिसिएशन 27,500। साल के आखिर में क्लोजिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन राइट ऑफ कर देंगे पीएनएल में बाई बैलेंस कैरेड डाउन, बाई बैलेंस कैरेड डाउन। मशीन ए का बैलेंस 185 माइनस 20 165, मशीन बी का बैलेंस 150 माइनस 7,500 1,42,500, टोटल बैलेंस 3,07,500। और ये मशीन अकाउंट वापस बंद 3,35,000। ये दोनों आमने सामने ही आएंगे, थोड़ा नीचे की तरफ 3,35,000। अब वापस अकाउंट ओपन करेंगे 2022 1 अप्रैल को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब थोड़ा स्पेस कम है इसीलिए मैं अब शॉर्ट में लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। मशीन ए का बैलेंस और मशीन बी का बैलेंस, मशीन ए का बैलेंस 1,65,000, मशीन बी का बैलेंस 1,42,500। अब मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब यहां से सावधानी के साथ चलना। मैंने इस साल 2022-23 में 1 जनवरी को एसेट बेच दिए, तो पहले डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा 1 जनवरी को। केवल ए वाली मशीन पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, ये केवल ए वाली मशीन का डेप्रिसिएशन है। अमाउंट कितना है? डेप्रिसिएशन अमाउंट है 15,000, डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 15,000। डेप्रिसिएशन अकाउंट में मैंने लिखा होगा टू मशीन। सर क्या तुरंत राइट ऑफ कर दूं? नहीं, डेप्रिसिएशन का अमाउंट राइट ऑफ करेंगे साल के आखिरी दिन। तो इस बार विशेष ध्यान रखना है, ये एंट्री डेप्रिसिएशन तो पास कर रहे हैं 1 जनवरी को, राइट ऑफ करेंगे 31 मार्च को। कुछ लोग एंट्रियां रट लेते हैं हर बार के डेप्रिसिएशन जब जब पास किया है तुरंत स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल या फिर पीएनएल अकाउंट के थ्रू एंट्री पास कर दो, लेकिन डेट का विशेष ध्यान रखें। मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया, एसेट की वैल्यू अभी तक थी 165, 15 का डेप्रिसिएशन और लग गया, वैल्यू रह गई अब 1.5 लाख। अब मेरी जो विशेष एंट्री आ रही है एसेट बेचने की, मैंने 1.5 लाख वाली एसेट बेच दी है आज कितने में? 85,000 में। मैंने 1.5 लाख वाली एसेट आज बेच दी है 85,000 में। अब मैं इस 85,000 वाली एंट्री की, 85,000 वाली ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करूंगा। एंट्री पास करने के बाद फिर मैं पास करूंगा लेजर पोस्टिंग। देखें, मैंने एसेट बेची है तो बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस हुआ मुझे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन डेबिट टू मशीन अकाउंट। मैंने मशीन बेची है 1.5 लाख वाली, बेची 85,000 में और मुझे लॉस हुआ है 65,000 का। बैंक अकाउंट डेबिट 85,000, लॉस हो गया 65,000 का और मशीन की वैल्यू रिड्यूस हो गई 1.5 लाख से। लेजर पोस्टिंग का तो रूल कहता है केवल और केवल, अभी इसमें प्रॉफिट नहीं है इसीलिए दोनों आ जाएंगे क्रेडिट साइड में। यदि प्रॉफिट होता
तब उसके बारे में विशेष चर्चा और करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में लॉस आया है, तो मशीन अकाउंट में मुझे दोनों बाई बैंक, बैंक ले जाएंगे क्रेडिट साइड में, बाई बैंक सेम डेट को, बाई बैंक मशीन ए बेच दी है मैंने, और बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ए मैंने बेची है 85,000 में और लॉस हो गया है 65,000। अगर यहां पे प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट में करता क्रेडिट, अगर सपोज यहां पर लॉस की जगह प्रॉफिट होता तो अपन प्रॉफिट करते क्रेडिट, तो मशीन अकाउंट में तो केवल मैं लिखता बाई बैंक, कितने अमाउंट से, जो मशीन के सामने वैल्यू आ रही थी उससे। लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट कहते हैं मशीन का जो फेयर प्रेजेंटेशन है, कुछ इस तरह की प्रेजेंटेशन हमें करनी चाहिए ताकि लेजर अकाउंट में ही क्लियर हो पाए कि हमने मशीन कितने फायदे पर बेची है। इसीलिए क्रेडिट साइड में लिखते उसका सेल्स प्राइस, डेबिट साइड में लिखते उसका प्रॉफिट, तो अल्टीमेट नेट इफेक्ट आ जाता कि कितने का मशीन की वैल्यू है। ये मैंने मशीन बेच दी, प्रॉफिट वाला हम ट्रांजैक्शन कंसीडर करेंगे अगले क्वेश्चन में। अब हमें साल के आखिर में 31 मार्च को जो रिमेनिंग एसेट है उस पर डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा, तो बाई डेप्रीसिएशन मशीन बी, मशीन बी का मैंने डेप्रीसिएशन लगा दिया, कितना 15,000। अब मशीन बी की वैल्यू साल के स्टार्टिंग में थी 1,42,500, 15,000 रुपए डेप्रीसिएशन और लग गया, अब वैल्यू रह गई 1,27,500, तो बाई बैलेंस कैरेट डाउन 1,27,500, टोटल 1,65 और 1,42, ये आएगा 3,07,500। फिर वापस मुझे ओपन करना पड़ेगा अकाउंट के, बनाना मुझे 31 मार्च 2024 तक का है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,27,500 बाई डेप्रीसिएशन 15,000 वापस, और फिर आ जाता है रिमेनिंग बैलेंस। ये मेरा एक पूरा फुल क्वेश्चन जिसमें मैंने सेल का ट्रांजैक्शन भी कंसीडर किया है, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल अलग अलग है, जिस दिन एसेट खरीदी है उस साल में डेप्रीसिएशन कम समय का लगा हुआ है, जिस साल मैंने एसेट बेची है उस दिन मैंने डेप्रीसिएशन चार्ज किया है। याद कौन कौन सी बातें रखनी है, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल, डेप्रीसिएशन, जिस साल हम एसेट बेच रहे हैं उस साल राइट ऑफ होगा 31 मार्च को। और भी बातें हम आगे वाली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, तब तक अपना सपोर्ट एजुकेशन इनसाइट से बनाए रखें। बाकी हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी अगले लेक्चर में। थैंक यू।